Hey guys, this is Sarita. Welcome to our channel BioBlessed. So लास्ट वीडियो में हम लोग ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं. दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन. इंस्पायरेशन में हम लोग ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन को, एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं, एंड एक्सपायरेशन में हम लोग हमारे बॉडी के कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. राइट तो ये दो स्टेजेस में होता है जो मैकेनिज्म है. पहले पूरा मैकेनिज्म को अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेनली दो स्टेजेस में होता है. पहला प्रोसेस होता है इंस्पायरेशन एंड सेकंड प्रोसेस होता है एक्सपायरेशन. ओके तो मैंने बता दिया कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, हम लोग एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं, एंड एक्सपायरेशन में क्या होता है, हम लोग अपने बॉडी के एयर को, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, रिलीज आउट करते हैं, बॉडी से बाहर दे देते हैं. तो ये एयर का मूवमेंट जो है, मतलब एयर हमारे अंदर आ रहा है एंड देन हमारे अंदर से एयर बाहर जा रहा है, ये पूरा मूवमेंट होने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है, दैट इज प्रेशर ग्रेडियंट. क्या? प्रेशर ग्रेडियंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, प्रेशर तो हमको मालूम है, ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस. क्या है? डिफरेंस. डिफरेंस मतलब कुछ फर्क होना चाहिए, प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए एटमॉस्फेयर और हमारे लंग्स के बीच में. प्रेशर डिफरेंस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. ओके तो ये इसके वजह से, किसके वजह से, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में प्रेशर का कुछ डिफरेंस होना चाहिए. इसके हेल्प ये होगा अगर तो ही हमारा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पॉसिबल है, मतलब एयर का मूवमेंट पॉसिबल है. राइट तो अब ये होता कैसे है, मीन्स इंस्पायरेशन कभी होगा एंड एक्सपायरेशन कभी होगा. तो इंस्पायरेशन कभी होता है जब नेगेटिव प्रेशर होगा. एक बात ध्यान से देखना, अभी आपको अच्छे से क्लियर होगा. इंस्पायरेशन में क्या होना चाहिए एंड देन एक्सपायरेशन में क्या होना चाहिए. ओके इंस्पायरेशन होने के लिए हमको नेगेटिव प्रेशर चाहिए. क्या चाहिए? नेगेटिव प्रेशर. नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए. दैट इज नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, जो मेरा लंग्स है उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम होना चाहिए. क्योंकि हमको पता है, अब एक एग्जांपल लो, अगर मेरे पास 5 चॉकलेट है एंड किसी के पास 4 चॉकलेट है तो मैं उसको दे सकती हूँ, वो मुझे नहीं दे सकता. राइट तो फिर मतलब जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे एयर जाएगा. तो अगर मेरा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है तो एटमॉस्फेयर से प्रेशर मेरे अंदर आएगा. राइट तो इंस्पायरेशन मतलब हम लोग एयर अंदर लेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए. राइट ये कम होना चाहिए. लेकिन उसी तरह अगर मैं एक्सपायरेशन की बात करूं तो क्या होना चाहिए, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए. तभी तो जब हमारा प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, तो ही तो हम लोग एक्सहेल करेंगे, अपना एयर एटमॉस्फेयर को देंगे. तो क्या होगा, यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो रहेगा वो ज्यादा होना चाहिए. यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए. ओके पहले इतना अच्छे से क्लियर करो फिर आगे बढ़ते हैं. क्या पढ़ा हम लोग ने, मैकेनिज्म में दो स्टेजेस होते हैं. एक होता है इंस्पायरेशन जिसमें हम लोग एयर को इंस्पायर करते हैं, दैट इज हम लोग O2 को, ऑक्सीजन को अंदर इनहेल करते हैं. राइट एंड सेकंड होता है एक्सपायरेशन जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपने अंदर के एयर को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल करते हैं, निकाल देते हैं, रिलीज आउट कर देते हैं. राइट ये दोनों होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट. ये प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या होता है, मतलब प्रेशर में कुछ डिफरेंस होना चाहिए. किसके बीच में, हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में कुछ डिफरेंस होना चाहिए प्रेशर का. राइट तो कैसा कंडीशन है, इंस्पायरेशन होने के लिए, मतलब मुझे अगर प्रेशर एयर को अंदर लेना है तो मेरे लंग्स का प्रेशर कम होना चाहिए, दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर. राइट और अगर मुझे एयर को रिलीज आउट करना है तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होना चाहिए ताकि मैं एयर को रिलीज आउट कर पाऊँ. राइट तो अभी ये प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा, ये मेंटेन कौन करता है, इसका मेंटेनेंस. राइट प्रेशर ग्रेडियंट का मेंटेनेंस हमारा डायफ्राम
एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो हमारी बॉडी में मैंने पिछले लेक्चर में सारा स्ट्रक्चर बता दिया था। यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, राइट, रिब्स के नीचे, एंड इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के अलॉन्ग, ऐसा यहाँ पे देखो ये डायफ्राम हो गया, राइट, एंड ये होता है इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये इंटरकोस्टल मसल्स एंड ये डायफ्राम, ये दोनों मिलके अंदर का प्रेशर को ऑल्टर करेंगे, राइट। तो प्रेशर ग्रेडियंट का मेंटेन, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को, मेंटेन्स प्रेशर ग्रेडियंट। तो आपको इतना क्लियर है, पहला प्रेशर, हमको इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा। प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कौन कर रहा है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। कैसे कर रहा है वो आगे पढ़ेंगे, वो वही मैकेनिज्म है, राइट। तो डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम क्या है, जो नीचे होता है, रिब्स के नीचे होता है, एंड इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, यहाँ पे रिब्स के अलॉन्ग होता है, राइट। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, लंग इंट्रापल्मोनरी प्रेशर मतलब क्या होता है, लंग्स के अंदर का प्रेशर ये कम होगा तो एयर अंदर आएगा। जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ पे एयर आएगा, राइट। तो अंदर कम है तो इंस्पायरेशन होगा और अंदर ज़्यादा है तो एक्सपायरेशन होगा। इतना समझ गए आप तुमको, कैसा हो गया, राइट, कैसा हुआ। हाँ, तो ये नॉर्मल इंट्रो हो गया, राइट। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि मैं मतलब अभी मैकेनिज्म पढ़ाती हूँ, इंस्पायरेशन कैसा होता है और एक्सपायरेशन कैसा होता है। ये नॉर्मल इंट्रो था, मतलब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो स्क्रीनशॉट। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो मतलब कंडीशंस देखते हैं, इंस्पायरेशन होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है एंड एक्सपायरेशन होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। तो इधर मैं इंस्पायरेशन लिखती हूँ, इंस्पायरेशन, एंड इधर मैं एक्सपायरेशन का पॉइंट लिखती हूँ, ओके। हाँ, तो पहले मैंने क्या बताया था, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स, राइट, ये दोनों मिलके पूरा प्रेशर का मेंटेनेंस करते हैं, मतलब प्रेशर को मेंटेन करते हैं कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कब कम होगा एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कब ज़्यादा होगा। तो पहले देखते हैं डायफ्राम, डायफ्राम इसमें कैसा होना चाहिए एंड डायफ्राम इसमें कैसा होना चाहिए, राइट। ये डायग्राम्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम है। मतलब अभी अगर आप लोग देखोगे तो पहले ये चीज़ सुनो, अगर आप लोग रिलैक्स हो तो आप लोग कैसे होते हो, ऐसे झुके हुए होते हो, राइट, डोम शेप बनाते हो। एंड आप लोग अगर एक्टिव हो कॉलेज में, स्कूल में, जब आपको एकदम स्ट्रेट खड़े होने का, आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हो, एकदम मतलब एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाते हो। तो वैसे ही अपना डायफ्राम भी होता है, जब डायफ्राम एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तब वो ऐसा स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। और जब वो रिलैक्स हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, तो वो डोम शेप का हो जाएगा, राइट। तो अभी आपको दिख रहा है ये थोरैसिक कैविटी है, मतलब थोरैक्स के अंदर की जो कैविटी होती है वो है। इसके अंदर सपोज आप लोग ऐसे समझ लो कि इसके अंदर हमारा लंग्स है, ओके। अब क्या हो रहा है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो स्ट्रेट हो रहा है, अंदर का जगह बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, अंदर का जगह बढ़ रहा है। और जब वो रिलैक्स हो रहा है तो वो अंदर चला जा रहा है, जिसकी वजह से अंदर का जगह कम हो जा रहा है। तो कैसा होता है, हमको पता है एक चीज, हमको पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा वहाँ पे वॉल्यूम कम, जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम कैसा है, यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, ये ना भी समझे आपको, केमिस्ट्री तो छोड़ ही दो। अगर आप ही सोचो ना, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बड़ा है, राइट, लंग्स, और मैंने इसके पहले वाली वीडियो में ये बताया था कि एनाटॉमिकल सेटअप, जो अंदर का सेटअप किया है वो इतना परफेक्टली किया है कि अगर मैंने थोरैसिक कैविटी में कुछ भी चेंजेस लाया, जैसे मैं यहाँ पे थोरैसिक कैविटी में चेंज ला रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, उसका वॉल्यूम बढ़ा रही हूँ, तो पल्मोनरी कैविटी में भी होगा, याद है मैंने बताया था। तो पल्मोनरी कैविटी का भी क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जगह आपको ज़्यादा है, आपको प्रेशर नहीं है ना, आपको प्रेशर है ही नहीं, अब प्रेशर कैसा हो गया, कम हो गया। और जब प्रेशर कम हो जाएगा, तो मैंने बताया था जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहाँ पे एयर अंदर आएगा, तो यहाँ पे एयर एंटरिंग इनटू द लंग्स। इतना समझा। तो इसके थ्रू हमको क्या समझा, पहला पॉइंट कि डायफ्राम कैसा होना चाहिए, इसमें डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, राइट। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसके वजह से वॉल्यूम
बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो एयर अंदर आ रहा है। समझा? अब मैंने एक चीज़, अभी तक मैंने जितना भी वीडियो बनाया उसमें से मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई कि पीछे वाले पार्ट को डॉर्सल पार्ट बोलते हैं, आगे वाले को वेंट्रल बोलते हैं, ऊपर से जो आता है उसको हम लोग एंटेरियर बोलते हैं, एंड नीचे से जो आता है उसको हम लोग पोस्टेरियर बोलते हैं, राइट। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये ऊपर नीचे होके क्या कर रहा है, आगे पीछे का वॉल्यूम बढ़ा रहा है या ऊपर नीचे का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, ऊपर नीचे का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, राइट। तो एंटेरो पोस्टेरियर वॉल्यूम बढ़ा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस पे ये वॉल्यूम को क्या कर रहा है, एंटेरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम को ये बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, बढ़ा रहा है, राइट। बढ़ा दिया तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। और हमको क्या चाहिए, इंस्पायरेशन के लिए प्रेशर कम करना है अंदर, ताकि एयर अंदर आए, राइट। दूसरा, ये यहाँ पे डायफ्राम हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसी का अगर आप लोग अपोजिट देखोगे, मैं दोनों साइमल्टेनियसली पढ़ा रही हूँ, बाद में मैं एक एक को सेपरेट पढ़ाऊंगी ताकि आपका ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। अब दूसरी साइड अगर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे डायफ्राम कैसा हो गया, रिलैक्स हो गया, एकदम डोम शेप हो गया। आप कॉलेज में रिलैक्स होते तो आप एकदम स्ट्रेट बैठते हो, नहीं ऐसा झुक के बैठते, राइट। तो यहाँ पे आप झुके हुए हो, डायफ्राम झुका हुआ है, तो अंदर का जगह क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, राइट। तो कैसा हो रहा है, जब जगह कम हो रहा है, प्रेशर इतने, अगर जगह कम है, प्रेशर जो लंग्स है अंदर उसको प्रेशर बहुत लगेगा, राइट। तो वो क्या करेगा, प्रेशर है तो वो एयर को एक्सपायर कर देगा, रिलीज कर देगा, फेंक देगा बाहर, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो, जब ये था वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, राइट। डायफ्राम कैसा हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट क्या मिलता है कि डायफ्राम यहाँ पे कैसा होना चाहिए, यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स हो जाना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। ये भी क्या कर रहा है, एंटेरो पोस्टीरियर, वापिस नहीं लिख रही हूँ, ये यहाँ से समझ जाएगा कौन से एक्सिस पे कर रहा है, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम को कम कर रहा है। जब वॉल्यूम कम होगा, लिख देती हूँ वैसे, एंटेरो पोस्टीरियर वॉल्यूम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जब वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ गया, बाहर के कंपैरिजन से हम लोग बोलते हैं। तो जब अंदर का प्रेशर बाहर के कंपैरिजन से बढ़ गया, प्रेशर एयर जो है बाहर रिलीज आउट हो जाएगा। तो पहला हो गया डायफ्राम क्लियर। मैंने क्या बताया था, वापस एक बार बोल रही हूँ कि जो ये मैकेनिज्म है उसके लिए प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा, मतलब प्रेशर का डिफरेंस लगेगा। सब खेल प्रेशर पे हो रहा है, आप अच्छे से देख रहे हो कि जिसमें जब भी प्रेशर कम हो रहा है तब एयर अंदर आ रहा है, जब प्रेशर ज़्यादा हो रहा है एयर बाहर जा रहा है। प्रेशर का सब खेल है, तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन कर रहा था, एक डायफ्राम था और एक इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल्स की भी कहानी देख लेते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स कैसा है, एक डायग्राम बनाती हूँ, वो मतलब समझने के लिए, सिर्फ मैं ऐसा, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे ऐसा रिब्स होता है, राइट, ऐसा ऐसा रिब्स होता है, याद है। अब ये रिब्स के अंदर है ना, ये ऐसा समझो, इसके ऊपर से रिब्स आता है, राइट। तो मैं इसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स बना के दिखा रही हूँ आपको, ऐसा कुछ इमेजिन करने के लिए मैं बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझे। ओके, अब ध्यान से देखना, जब मैं ये इंटरकोस्टल मसल्स को अंदर खींचूंगी ना तो ये रिब्स बाहर उठ के आएगा, ऐसा इमेजिन करो। एंड जब मैं इसको बाहर खींचूंगी ना बाहर की तरफ, तो रिब्स अंदर आएगा, समझ रहे हैं। तो अब आप बताओ, अगर मुझे इसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो मैं इंटरकोस्टल मसल्स को अंदर खींचूं, कॉन्ट्रैक्ट करूं, या बाहर खींचूं, रिलैक्स करूं। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तब रिब्स बाहर चला जाएगा, रिब्स बाहर जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट। प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो गया तो एयर रिलीज, सॉरी, प्रेशर कम हो गया तो एयर अंदर आएगा, जिससे इंस्पायरेशन होगा, राइट। तो ये समझा अच्छे से आप लोगों को। तो इसके लिए मुझे इसमें क्या समझ रहा है मुझे कि इसमें दूसरा, अगर मैं इंटरकोस्टल मसल्स की जब मैं बात कर रही थी, इंटरकोस्टल मसल्स को कैसा होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो रिब्स कैसा आ रहा है, रिब्स ऊपर आ जा रहा है, मतलब रिब्स जो है वो फैल जा रहा है बाहर, मतलब लिफ्ट हो जाए, अब वो अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है। और उसी के साथ जहाँ पे स्टर्नम होता है वो भी ऊपर आ जा रहा है, राइट। ये रफ कर दूँ, आप लोगों को समझ गया रहेगा वीडियो से, मतलब डायग्राम से, सॉरी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, इसकी वजह से हमारा जो रिब्स था एंड जो स्टर्नम था वो लिफ्ट हो गया, लिफ्ट अप,
ऊपर आ गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन कहाँ पे बढ़ गया वॉल्यूम, अब आप लोग देखो यहाँ से और यहाँ से बढ़ा रहा है, मतलब डोर्सो वेंट्रल पोर्शन में ये वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, राइट। डोर्सो वेंट्रल वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। जब आप देखो दोनों मिलके वॉल्यूम को बढ़ा ही रहे हैं ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, एयर अंदर आ रहा है, सिंपल सी चीज है। दोनों को कॉन्ट्रैक्ट होना है, डायफ्राम को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है एंड इंटरकोस्टल मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, बस सिंपल, ये दोनों चीज का ही मेन फंडा रहता है। तो अभी उसका अपोजिट यहाँ पे देखो आप लोग, ये लिफ्ट हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, सॉरी ये अंदर की तरफ खींचेगा, जिससे ये रिब्स, यहाँ पे रिब्स का एरो दिखा है, रिब्स ऊपर जाएगा, रिब्स ऊपर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ पे उसका अपोजिट, ये रिब्स को है ना मैं बाहर खींचू, सॉरी ये जो इंटरकोस्टल मसल्स है मैं उसको बाहर खींचूंगी, जिसकी वजह से ये जो एरो दिखा है ना वो रिब्स के लिए, वो रिब्स अंदर आएगा। जब रिब्स अंदर आएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा, स्टर्नम भी थोड़ा अंदर चला जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर अंदर ज्यादा हो रहा है, एयर को एक्सपायर आउट कर देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स कैसे होना चाहिए, रिलैक्स हो जाना चाहिए, राइट। तो इसमें ये डोर्सो वेंट्रल पोर्शन को कम कर देगा। वेंट्रल वॉल्यूम को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जब वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा एंड एक्सपायरेशन हो जाएगा। यही था इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, बहुत इजी था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा एक बार आप लोग इमेजिन करना सीख गए ना तो सब इजी है, राइट। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में डिफरेंस समझा अच्छे से, एक बार वापस बताती हूँ। इंस्पायरेशन में क्या, पहले तो प्रेशर ग्रेडियंट का खेल है सब, इंस्पायरेशन कब होगा, एक्सपायरेशन का कब होगा, प्रेशर डिसाइड करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट डिसाइड करेगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कब कम होगा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कब ज्यादा होगा, राइट। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेने का है, क्या करना है, कौन मेंटेन करेगा, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, दो, कौन, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम इसके लिए, किसके लिए, इंस्पायरेशन होने के लिए डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा दोनों वॉल्यूम, हाँ तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग अलग हो रहा है। हम सोच रहे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वॉल्यूम कम होना चाहिए, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस ये कैसा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रेट हो जा रहा है तो अंदर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब रिलैक्स हो रहा है तो अंदर का वॉल्यूम कम हो रहा है। इंटरकोस्टल मसल्स भी जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था, रिब्स उठेगा, स्टर्नम उठेगा, अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो जाएगा, एयर अंदर आ जाएगा। इसका अपोजिट में जब हम लोग डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो गया। इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो जाएगा, स्टर्नम अंदर आ जाएगा, रिब्स अंदर आ जाएगा, स्टर्नम भी अंदर आ जाएगा, तो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो कैसा हो जाएगा, एयर जो है वो रिलीज हो जाएगा, सॉरी समझ गया, तो एयर रिलीज हो जाएगा। तो ये एक्सपायरेशन हो गया, ये इंस्पायरेशन हो गया। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले दीजिए, तो मैं आगे का थोड़ा सा एकदम लास्ट का थोड़ा एक फैक्ट्स है वो बता देती हूँ, राइट। हाँ तो अभी हम लोग नॉर्मल जो ब्रीदिंग करते हैं, मतलब नॉर्मली हम लोग जो एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन करते हैं, तो हमारे मसल्स में एक ऐसी एबिलिटी है, हमारे पास ऐसी एबिलिटी, हम लोग जब योगा करते हैं तो हम लोग ज़्यादा इसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो हम लोग, हमारे पास ऐसी एबिलिटी है कि हम लोग इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो भी ये प्रोसेस है ब्रीदिंग के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, राइट। वो किसके वजह से होता है, हमारे एब्डोमेन में कुछ एक्स्ट्रा मसल्स है, स्पेशल मसल्स है, इसके हेल्प से हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट। तो एक हम लोग ने क्या देखा, पहला ये स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग हम लोग बढ़ा सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रीदिंग मतलब इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को, ब्रीदिंग को इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, राइट, विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, स्पेशल मसल्स इन द एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन में कुछ स्पेशल मसल्स है उसके हेल्प से। ओके ये हो गया। एंड देन दूसरा क्या है, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन, कोई भी एक हेल्दी पर्सन ऑन एन एवरेज 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है, 12 से 16 बार सांस लेता है, राइट। तो हेल्दी पर्सन
हेल्दी पर्सन की बात करें तो ऑन एन एवरेज कितना 12 से 16 बार ब्रीथ करता है पर मिनट, 1 मिनट में, राइट। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर एयर अंदर आ रहा है एंड एयर बाहर जा रहा है, तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर आ रहा है एंड कितना वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम जो इन्वॉल्व है ये पूरे ब्रीदिंग में, इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसको हम बोलते हैं स्पाइरोमीटर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? स्पाइरोमीटर। ये हो गया, इसके अलावा क्या है? स्पाइरोमीटर। ये स्पाइरोमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करता है क्या? वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग। इतना समझा आप लोगों को? क्या था एक्स्ट्रा पॉइंट, क्या बताया? हमारे जो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं नॉर्मली, हम लोग जो एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन करते हैं उसके स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मसल्स जो कहाँ पे प्रेजेंट है? एब्डोमेन में। ये एक एमसीक्यूज बन सकता है। दूसरा, एक हेल्दी पर्सन में, अगर मैं हेल्दी हूँ तो फिर मैं 1 मिनट में ऑन एन एवरेज कितना, एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, 12 से 16 बार ब्रीथ करती हूँ पर मिनट, राइट। और स्पायरोमीटर, ये स्पायरोमीटर क्या है? स्पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं या कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर कर रहे हैं इसका पता लगा सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट बाकी है और जो भी टॉपिक्स बाकी है उसको कवर करेंगे, राइट। सो बी कनेक्टेड विथ आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई विल श्योरली, मैं पक्का पूरा ट्राई करूँगी कि आपका एक भी डाउट वेस्ट मीन्स मैं ना सिखाऊँ, ऐसा ना हो। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। जितना हो सके 11th एंड 12th के स्टार्टर्स जो है बैच, उनमें शेयर करिए ये वीडियो ताकि उनको भी हेल्प हो सके एंड हमको भी आप सपोर्ट कर सको। थैंक यू।